एवरीवन, आज हम लॉ के सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीपीसी स्टार्ट करेंगे, जो होता है सिविल प्रोसीजर कोड। मींस कि जो सिविल लॉ होते हैं, जो हमारे सिविल लॉ होते हैं, जैसे कि सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसमें जो प्रोसीजर फॉलो होता है हम उसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो सिविल प्रोसीजर कोड होता है, इसका मतलब है जो प्रोसीजर सिविल केसेस में फ़ॉलो किया जाता है। सबसे पहले हमारा है सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी सिविल लॉ है, पर इसमें हम पहले सिर्फ उसका प्रोसीजर देखेंगे। जैसे हमारी एक मैगज़ीन है उबी जस एबी रेमेंडियम। इसका मीनिंग है कि जहाँ पर राइट वायलेट होता है वहाँ पर उसकी रेमेडी भी दी जाएगी। जिस पर्सन ने राइट वायलेट किया है उसको उसकी पनिशमेंट मीन्स उसको फ़ाइन वगैरह दिया जाएगा, और जिसका राइट वायलेट हुआ है उसे वहाँ पे रेमेडी दी जाएगी। इसमें जो केस फाइल करता है, जो प्लेंट फाइल करता है, उसे प्लेंटिफ कहते हैं। और जिस पर केस किया जाता है, जिसने किसी का राइट वायलेट किया होता है, उसे हम डिफेंडेंट बोलते हैं। इसका मतलब है वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। मीन्स कि जहाँ पर किसी का राइट है, अगर उसको वायलेट किया जाता है तो वहाँ पर रेमेडी भी दी जाती है। पनिश दैट पर्सन हु वायलेट द लॉ। उस पर्सन को पनिश किया जाता है जो किसी के लॉ को वायलेट करता है। नेक्स्ट है, जैसे हमारे टॉट में भी कुछ मैगज़ीन दी गई हैं, बहुत सारी दी गई हैं। उसमें है इंजूरियस साइन डेमो। इंजूरियस साइन डेमो का मतलब है कि अगर किसी का स्टेशनरी राइट वायलेट होता है, मतलब कोई लीगल राइट वायलेट होता है, उसके लिए भी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं कि उसके राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है। अगर किसी ने भी उसका राइट वायलेट किया है, उसको उसकी पनिशमेंट दी जाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं राइट टू वोट का राइट होता है, जो राइट टू वोट, हम उसको लेते हैं। इसमें क्या है कि अगर कोई पर्सन है, मान लो अगर कोई पर्सन है, उसने वोट देने जाना है और उसको पुलिस के द्वारा रोक लिया जाता है कि तुम वोट नहीं दोगे, एंड जिसको उसने वोट देनी होती है वो पर्सन जीत जाता है पहले ही। पर इसमें ये है कि अगर वो पर्सन जीत भी गया, पर जिस पर्सन ने वोट देनी थी उसका तो राइट वायलेट हुआ ना, उसके लिए उसको वो कर सकता है, अपनी प्लेंट फाइल कर सकता है कि मेरा राइट है, जो लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है और इसकी लिए मुझे रेमेडी दी जाए। इसमें और एक मैगज़ीन है, टॉट में ही है वो, डेमो साइन इंजूरिया। मतलब कि अगर मान लो किसी का लीगल राइट नहीं वायलेट होता तो कोई भी लीगल रेमेडी नहीं दी जाती। ठीक है, एग्ज़ाम्पल है इसकी, एक स्कूल है, उसके सामने कोई दूसरा पर्सन और स्कूल खोल लेता है। जो पहले स्कूल है उसकी फ़ीस कम है और जो बाद में स्कूल खोलता है उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है। बट इसमें उसका डैमेजेस तो हुआ है, पर वो जो दूसरा स्कूल है उसने किसी के लीगल राइट को वायलेट नहीं किया। एग्ज़ाम्पल, विदाउट वायलेट लीगल राइट। इसमें कोई लीगल राइट नहीं हुआ, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग वो अपना कहीं भी स्कूल खोल सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, और इसमें ये रेमेडी नहीं ले सकता क्योंकि इसका तो कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ। डैमेजेस हुए हैं पर कोई लीगल राइट नहीं वायलेट हुआ। आगे है कि इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमें ये सब्जेक्ट समझने में हेल्प करेंगी, पर वो हम बाद में करेंगे, इसके एलिमेंट भी करेंगे। इसमें ये है कि मान लो अगर ए प्लेंटिफ है, एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं, अगर ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है, और केस इसमें ये है कि उसके वायलेट हुए हैं लीगल राइट। एक कहता है कि मेरी, मान लो कि दोनों ब्रदर हैं और वो बोल रहा है, एक बोल रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसके के पापा की, जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है, एक बोल रहा है मेरी है, बी बोल रहा है मेरी है, और ए ने बी पर केस कर दिया। ए प्लेंटिफ मीन्स लॉ ऑफ सिविल लॉ में जो केस करता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, और जिस पर किया जाता है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। इसमें क्या है कि वो बोलता है कि मेरे लीगल राइट का वायलेट हुआ है, कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो ए बोलता है मेरी है, बी बोलता है मेरी है।
उसके बाद पहली बात तो ये कि जहाँ पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं है वहाँ पर कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता। कोई भी केस फाइल करने से पहले सबसे पहले जो प्लेंटिफ है वो ड्राफ्ट प्लेंट करता, मतलब वो प्लेंट देता है कोर्ट में, जब वो खुद भी इसे ड्राफ्ट कर सकता है और एडवोकेट की हेल्प भी ले सकता है। इसके अलावा इसमें कोर्ट को अगर लगता है कि इस प्लेंट में कोई भी करेक्शन हो सकती है, कुछ गलती हो गई या कुछ भी हो गया, कोर्ट उसे टाइम देता है 7 डेज़ का कि प्लेंटिफ को जहाँ उसके एडवोकेट को कि तुम इसे सॉल्व करके लेकर आओ, तुम्हें 7 डेज़ का टाइम दिया जाता है। उसके बाद है कि जो भी प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है, मान लो उसने कोई प्लेंट फाइल की 3-4 पर्सन के ख़िलाफ़ कर दी और हर एक पर्सन को उसने एक कॉपी देनी है उसकी प्लेंट की। और उसके बाद अगर मान लो 4 पर्सन है, 4 डिफेंडेंट है, तो अगर प्लेंटिफ ने इशू समन करवाना है, जो हम इशू समन करते हैं ना कोर्ट में, इसका खर्चा भी प्लेंटिफ देता है जिसने केस किया होता है। फिर उसको इसकी 4 कॉपी देनी होती है, सबमिट करवानी होती है, 4 कॉपी देनी होती है 4 प्लेंटिफ को और 1 कॉपी उसको सबमिट करानी होती है कोर्ट में। उसके बाद कोर्ट जो है वो इशू समन करता है, समन देता है, समन भेजता है प्लेंटिफ के घर पे, जहाँ पे भी वो रहता है, जहाँ पे काम करता है वहाँ पे समन भेज जाते हैं। कोर्ट जो है वो देता है डिफेंडेंट को 30 दिन का टाइम देता है डिफेंडेंट को कि आप 30 दिन में आप आ सकते हो कोर्ट में। जब उसे वो टाइम स्टार्ट तब होता है जब उसको समन मिल जाता है डिफेंडेंट को, और डिफेंडेंट है जो समन का रिप्लाई देगा रिटन स्टेटमेंट में देगा, और वो भी 30 दिन के अंदर देगा जब उसे वो समन मिल जाएगा। मीन्स कि उसने रिटन रिप्लाई करना होता है समन या फिर प्लेंट का। और ये जो 30 दिन का टाइम है ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इसे बढ़ाकर 90 डेज़ का भी कर सकते हैं। इसके अलावा जब रिटन स्टेटमेंट फ़ाइल की जाती है तो ड्यूटी होती है कोर्ट की कि वो सेंड कर देती है इस केस को ADS के पास, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये वो होता है कि अगर मान लो कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट है और इसे कोर्ट के बाहर सॉल्व किया जा सकता है तो वो उसे कोर्ट के बाहर ही सॉल्व करने के लिए भेज देते हैं। डिस्प्यूट है जो आउटसाइड द कोर्ट, ये तो हो गया कि कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम मिडल पर्सन भी बोल सकते हैं, जैसे हम विचोला पंजाबी में बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं। ये रिसॉल्व करता है इशू प्रॉब्लम्स को। इसके बाद जो ADR है, अनेबल टू सॉल्व केस, जेकर अगर ADR अनेबल होता है, सॉल्व नहीं कर पाता है डिस्प्यूट को, देन ये केस दिया जाता है दोबारा कोर्ट को ही सेंड कर दिया जाता है कि आप इस केस को सॉल्व कराएं। उसके बाद कोर्ट ट्राई करता है इशू करने का, सॉल्व करने का इस केस को। यहाँ पे हम जे एग्ज़ाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे A है और B है, दोनों ब्रदर है, वो सेम एग्ज़ाम्पल, उनके फादर की प्रॉपर्टी है। ये कोर्ट पर, मतलब ये कोर्ट देखेगा कि ये सक्सेशन है या टेस्टामेटरी सक्सेशन, मतलब कैसे वो प्रॉपर्टी उसको वापस देगी, किस तरह का केस होगा, ये कोर्ट देखेगा। उसके बाद आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ इशू कोर्ट स्टार्टेड ट्रायल, जब एक बार इशू एक बार आ जाता है कोर्ट में, फ्रेम हो जाता है, उसके बाद कोर्ट उसकी ट्रायल स्टार्ट करती है। सबसे पहले जो प्लेंटिफ होता है वो एविडेंस देता है कोर्ट में कि ये देखो, ये मेरे एविडेंस है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, इसलिए मैंने केस किया है। अगर कोई लीगल राइट भी वायलेट होता है तो वो उसका प्रूफ देता है कि ये देखो मेरा ये वाला लीगल राइट वायलेट हुआ है। फिर उसके बाद जो दूसरा एडवोकेट होता है वो उसे क्रॉस करके देखता है, मतलब उससे क्वेश्चन पूछते हैं, हाँ आपका कैसे राइट वायलेट हुआ, सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद डिफेंडेंट अपने एविडेंस देता है, हम इसे पंजाबी में शहादत बोलते हैं कोर्ट में। फिर डिफेंडेंट अपने एविडेंस देता है कोर्ट में। उसके बाद ट्रायल चलती है दोनों पर, फिर जो दोनों एविडेंस ये होते हैं उन पे आर्गूमेंट होता है। उसके बाद वो जजमेंट होती है, जजमेंट के बाद डिक्री दी जाती है। डिक्री किसके बिहाफ पे होती है कि जो भी जजमेंट आई उसे देखकर आगे डिक्री देते हैं। उसके बाद जो मैटर है उसे कह देते हैं कि हाँ जी केस जीत गए,
केस जीत गए जब मैटर डिसाइड हो गया। देन उसके बाद फिर अगर मान लो किसी को लगता है कि ये तो गलत है, लॉ का डिसीज़न गलत है, फिर वो अपील ले सकता है, रिव्यू कर सकता है, एग्जीक्यूशन भी कर सकता है, जो भी केस हुआ है उसके ऊपर। इसमें हम सीपीसी में और क्या पढ़ेंगे, इसमें सबसे पहले तो सेक्शन होते हैं, उसके बाद ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर के रूल होते हैं, ये सब हम इसमें देखेंगे। और ये है जो फॉलो प्रोसीजर किया जाता है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया, ये फॉलो किया जाता है प्रोसीजर कोड में। और अगली नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कोर्ट से रेमेडी कैसे लेते हैं अगर हमारे वायलेशन की राइट की वायलेशन हुई हो। थैंक यू। प्लीज़ लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब।